Friends, this is the second part of the gravitational chapter. पिछली बार जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ. टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, इसको समझना है हमने. ठीक, अच्छे से समझेंगे. पोटेंशियल एनर्जी मतलब कंसिडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग अराउंड अर्थ विद अ वेलोसिटी v नॉट इन एन ऑर्बिट. ठीक है, क्या है? अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में. ऑर्बिट का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? आर, जिसको हमने जब डेरिवेशन की थी तो आर जो था वो हमने आर प्लस एच लिया था, क्योंकि इसको तब हमने कैपिटल आर माना था, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये एच माना था. ठीक है, तो इसलिए अब हम स्मॉल आर जहाँ लिख रहे हैं, कभी कभी आर प्लस एच भी वहाँ दिखेगा, तो घबराना नहीं. ठीक है, तो ऐसे है. अब इस पॉइंट पे ये अर्थ है, यहाँ सैटेलाइट घूम रहा है, तो यहाँ तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हम पीछे डिराइव करके आए हैं, जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, -GMM/r. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को. यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो भी आपको दिखाई दे रही है, ½ mv0 स्क्वायर, क्योंकि वो कितनी वेलोसिटी से घूमता है? वी स्क्वायर से, सॉरी वी नॉट से. तो वी नॉट से घूमता है, तो इसलिए स्पीड काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? ½ mv². तो यहाँ से आपका आ गया ½ m, और वी नॉट की जगह आपने क्या डाल दिया? वी नॉट का फॉर्मूला जो आपने पीछे डिराइव किया है वहाँ से देख सकते हो आप, वहाँ से हमने ये GM/r लिख दिया. वहाँ पे r की जगह मैंने बताया वहाँ पे r प्लस एच हम लिख रहे थे, तो वो एक ही बात है. तो यहाँ से लिखा टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, हमने दोनों को ऐड कर दिया. इसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या बनती है कि फॉर्मूला याद करना बड़ा सिंपल हो जाता है इसका. कैसे? देखो यू का फॉर्मूला क्या बना, मैं यू देखता हूँ. यू देखो, यू क्या बना? -GMM/r. ठीक है, के क्या बना? के बना -GM, एक मिनट, के बन गया -GMM/2r, इससे आधा. ठीक है, माइनस नहीं प्लस है. ठीक है, और टोटल एनर्जी भी बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई. ऑब्वियसली ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो वो लग रहे क्या है ही लगभग इसका आधा है ही. आप देखो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे सिर्फ, तो के जो है वो इसका आधा है. ठीक है, अभी वही मैं आपको बताने वाला हूँ. तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई? सेम फॉर्मूलाज ना आपको दिखेंगे जब हम फिजिकल, ये सॉरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर. वहाँ पे हम लोग एटम्स को डिस्कस करते हैं. आपने ये सेम फॉर्मूला वहाँ पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आई बिलीव. वहाँ पे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हो तो वहाँ पे बोर मॉडल जब आता है तो वहाँ पे भी हम लोग इसी तरह की बात करते हैं. ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या आएगा? ई इक्वल टू क्या आएगा दोनों को सम करके? दैट कम्स आउट टू बी -GMM/2r. अगर आप ध्यान देखो तो अब हम एक फॉर्म, अगर हम एक चीज़ याद कर लेना, क्या लिखेंगे हम इस तरह से इसको याद करेंगे. देखो, इसको हम इस तरह से याद करेंगे. हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जो आपका के है, ठीक है, ये के है ना, आपका जो यू आया, यू किसके बराबर आया? ध्यान देना, पहले टोटल एनर्जी लिख लो. टोटल एनर्जी किसके बराबर आई? -के. चेक करो, टोटल एनर्जी -के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है. और यू किसके बराबर है? -2k के. मतलब ऐसे याद रख लो, के है काइनेटिक एनर्जी, उसका याद कर लो फॉर्मूला क्या है, GMM/2r. तो आपको तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे. ठीक है, तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है खास बताने वाला. ठीक है, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, इट इंडिकेट्स दैट द सैटेलाइट इज बॉन्ड टू अर्थ. वो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नेगेटिव है. एट इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी. इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी. इन्फिनिटी पे आपकी देख लो, इन्फिनिटी पे क्यों हो जाएगी जीरो? क्योंकि आर है डिनोमिनेटर में. आर है जब डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आर आने की वजह से क्या होगा? आर अगर इन्फिनिटी हो गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो. ठीक है, आप इन्फिनिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, हैंस टोटल एनर्जी जीरो. दस टोटल एनर्जी मीन्स दैट इन ऑर्डर टू सेंड द सैटेलाइट टू इन्फिनिटी, मतलब अगर मुझे उसको इन्फिनिटी भेजना है तो इट नीड्स टू गिवन एक्स्ट्रा एनर्जी. उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. कितनी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ठीक है, वो किसके बराबर है?
वो जो आपने ई निकाला, हमें इतनी एनर्जी Gmm/2r हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो ज़ीरो बनेगी, क्योंकि इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको Gmm/2r। वो एनर्जी हम देंगे तो ही जाके हम सैटेलाइट को कहाँ भेज सकते हैं, इन्फिनिटी में, मतलब उससे उसको डिटैच कर सकते हैं अर्थ के साथ। उसकी जो ग्रेविटेशन के कारण एक सर्कुलर मोशन बनी हुई है, उसको हम डिटैच कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट की डेफिनेशन बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ लेनी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई ए सैटेलाइट, energy required by a satellite to leave its orbit around the earth and to escape infinity is called the binding energy। और उसकी वैल्यू वो अब दी हुई है, मैंने बताया ना कितनी एनर्जी प्लस करनी पड़ेगी कि वो इन्फिनिटी पे जाए, ये है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसको कर लो। फिर आगे कैपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। कैपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन की जब हम बात करेंगे तो तो पहला लॉ जो कहता है वो बड़ा सिंपल है कि भाई जो एलिप्टिकल पाथ है, जो सन के अराउंड प्लैनेट्स का पाथ है वो कैसा है, एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल है तो यहाँ पे ये सन है, ये सॉरी इलिप्स के दो फोकस होते हैं F1 और F2, जिसमें से एक जगह क्या पड़ा हुआ है, सन, और जो आपका प्लैनेट है वो इसके चक्कर काट रहा है। ठीक है, प्लैनेट जो है वो इसके चक्कर काट रहा है, तो सन जो है वो एक वन ऑफ द फोकाई पे होगा। दो फोकाई होते हैं एक इलिप्स के, जैसे सर्कल का एक ही सेंटर होता है, लेकिन आप ऐसे मान लो कि आप इलिप्स के जो हैं वो दो सेंटर हैं। ठीक है, दो सेंटर हैं ऐसे, तो एक जगह क्या है, सन है, और सर्कुलर मोशन इसमें ले रहा है। कुछ नहीं है इसमें बताने वाला, ये आपको जस्ट याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूर वाले पॉइंट को एम्फीबियन कहते हैं और पास वाले पॉइंट एम्फीलियन कहते हैं, और पास वाले पॉइंट को पेरिलियन कहते हैं। ठीक है, तो वो आपने याद कर लेना, इतनी सी बात, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बताने वाला कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ बता देता हूँ आपको। लॉ ऑफ एरियाज कहता है, देखो इसको अच्छे से समझना है, कि ये आपका सन और इसके अराउंड जो प्लानिटरी मोशन है, जब जब एक प्लैनेट सन से दूर इस ए से बी की डिस्टेंस कवर करता है, मान लो 1 मंथ में, मान लो 1 मंथ में, हाँ और क्या, 1 साल लगता है पूरा चक्कर काटने में, तो इसको 1 मंथ ही मानेंगे। ठीक है, किसी हम ऐसे बोलना चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 1 मंथ में वो ए से बी तक पहुंचा, तो काफी स्लो चला जब यहां चला। यहां पे जब 1 मंथ में चला तो बहुत फास्ट चला। तो अब इसका रीजन कैसे देना है और कैसे रिलेट करें यार, कहां पे फास्ट चलता है और कहां पे स्लो चलता है। एक्चुअली यहां थोड़ा स्लो चलता है, देखो दिख रहा है 1 मंथ में यहां इतना ही डिस्टेंस कवर किया, यहां पे 1 मंथ में ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, तो ऑब्वियसली यहां फास्ट चल रहा है, सॉरी यहां स्लो चल रहा है और यहां फास्ट चल रहा है, ये तो दिख रहा है सामने। लेकिन फिर क्या चीज उसकी सेम है, वो सेम क्या है, उसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। ठीक है, एरियल वेलोसिटी क्या हुआ, जो इसने एरिया यहां बनाया सन के साथ मिलके, ये वाला एरिया और आपका ये वाला एरिया जो है ना, ये सेम आएगा। कहीं और भी ले लो, कोई और भी जगह ले लो, यहां पे भी 1 मंथ ले लो, तो यहां पे भी जब एरियल वेलोसिटी निकालोगे 1 मंथ के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 मंथ में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो ये एरिया, तीनों एरियाज जो हैं वो बराबर आएंगे। तीनों क्या, हर जगह एरियल वेलोसिटी जो आएगी वो सेम आएगी। एरियल वेलोसिटी हो गया एरिया, एरिया सबटेंडेड बाय द प्लैनेट while its motion in the orbit, ठीक है, at the sun always remains same in during a time period, मतलब कि वो एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये आपने समझ लेना, और इसी बेसिस पे हमने बोला लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज मोर व्हेन इट इज क्लोजर टू द अर्थ देन द लीनियर वेलोसिटी अवे फ्रॉम द अर्थ। उसका रीजन आपने ये बताना है कि भाई लीनियर वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, रिलेशन है किसका, रिलेशन है एरियल वेलोसिटी का, और रिलेशन क्या है कि एरियल वेलोसिटी शुड रिमेन सेम। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया सबटेंडेड अपॉन टाइम। ठीक है, फिर थर्ड लॉ, द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड, ये बड़ा सिंपल है। इसमें क्या है कि कोई भी प्लैनेट जब भी होगा, उसका जो रिलेशन बनता है कि वो कितने देर लगाता है चक्कर काटने में, दैट इज T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। ये कहाँ काम आता है ज़्यादा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे T1/T2 का होल स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बन गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, ये बन गया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है।
ये इस रिलेशन को यूज़ करके लिखा भी है मैंने रादर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे अर्थ का ना हमें सब कुछ मालूम होता है, अर्थ के ऑर्बिट्स भी हमें मालूम है, अर्थ का टाइम पीरियड भी मालूम है कि उसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है। और मान लो आपसे पूछा जाता है यार वो प्लैनेट है जुपिटर है या कोई बड़े और भी गैलेक्सीज में बहुत से प्लैनेट हैं जिनके बारे में अभी भी डिस्कवरीज चल रही हैं, तो उनके बारे में आपको पता चला और आपको उसका ऑर्बिट पता चल गया, ऑर्बिट का रेडियस पता लगाना नॉट अ बिग डील फॉर द साइंटिस्ट, लेकिन अब उसका टाइम पीरियड पता लगाना इसको कितना टाइम लगता होगा पूरा चक्कर काटने में, तो यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला कि भाई अर्थ को अगर इतना टाइम लगता है तो उसको इतना टाइम लगता होगा। तो यहाँ पे इस रिलेशन को यूज करके यू कैन सिंपली कैलकुलेट कि उसको कितना टाइम लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बड़े इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो। और इधर से आपको एक और बात बता देता हूँ कि टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब आ गया ना, ठीक है। अगर आप एक ही प्लैनेट का निकालना चाहते हो तो के इस के की वैल्यू आपको चाहिए होगी जो हम आगे जाके डिराइव करेंगे, डेट कम्स आउट टू बी 4π² अपॉन जी एम, 4π² अपॉन जी एम हम आगे कैलकुलेट करेंगे ये, ठीक है। के की वैल्यू ये याद रख लो। और वेयर एम क्या है, जैसे अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ और सन की बात करें तो किसके चक्कर काट रही है अर्थ, सन के, तो एम सन का लेना है। तो जब मून और अर्थ की बात आएगी तो चक्कर किसके काट रहा है, मून, अर्थ के, तो अर्थ लेना है कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द मून, ये ध्यान रखना कहाँ पे क्या लेना होता है। तो यहाँ पे एक ही प्लेनेट की अगर बात होगी कि भाई मून का बताओ, मून का रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये है, ठीक है, मून का रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये है, और तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा चक्कर काटने में। तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, आपको अर्थ का मास चाहिए होगा कैपिटल एम, क्योंकि चक्कर किसके काट रहे हैं मून, अर्थ के, तो वो ये टाइम लगेगा। जैसे जुपिटर के 67 मून्स हैं, ठीक है, 67 मून्स हैं, उसमें से एक मून, कोई एक मून आपको दे दिया जाएगा, बताओ जी वो कितना टाइम लगाता है चक्कर काटने में, उसको आपको आप उसको उसके लिए आपको किसका मास चाहिए होगा ये कैलकुलेशन करने के लिए। दो तरह के बताए मैंने, एक हो गया कंपैरिजन वाला, जब आपको एक का पूरा इंफॉर्मेशन है और आप दूसरे के कैलकुलेट करते हो, और यहाँ पे आप एक ही की बात कर रहे हो लेकिन उसके लिए आपको इस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको मास ऑफ दैट क्या, जिसके चक्कर काट रहा है उसका मास आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी, ये जिसमें हमने क्या किसके बारे में अभी देख रहे हैं हम, ये है आपका थर्ड लॉ, ठीक है, केपलर्स लॉ। ये तीन हैं जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट था थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट में इतना खास कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये थी चीज़। फिर डिडक्शन की, यहाँ से हमने वो फॉर्मूला निकाला कि वो जो के की वैल्यू आई वो कैसे इसके बराबर आई। बड़ा सिंपल सा है ये रिलेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो कि वो कहता है कि कैसे केपलर लॉ और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे उन्होंने रिलेट किया, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला लगाया कि भाई जो कोई भी प्लैनेट किसी भी स्टार के चक्कर काटता है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है उसको, डेट इज़ इक्वल टू mv² अपॉन आर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ से क्या निकाला, ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू क्या आ गई, सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम पीरियड, ये लिख दिया। फिर यहाँ से f इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमने v की वैल्यू डाल दी यहाँ पे ये, फिर f यहाँ ये निकल गया, फिर केपलर लॉ को लगा दिया, केपलर लॉ में मालूम है ये है, तो f इज़ इक्वल टू क्या हो गया, ये सारा फॉर्मूला बन गया आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला सारा फॉर्मूला बन गया। हाँ ठीक, 4π² अपॉन के m अपॉन r²। एज द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज म्यूचुअल इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सन, ठीक है। तो टू द मास ऑफ द सन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 4π² जो है वो किसके साथ होगा, वो m के तो प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। तो यहाँ से 4π² अपॉन के एम इक्वल टू क्या आ गया, जी एम। मैंने बोला था यहाँ से मेन चीज़ जो आपको पता चलती है वो के की वैल्यू पता चलती है, और इस डेरिवेशन से जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई करने की नीड नहीं है खास, लेकिन जस्ट इसको रीड मार लेना आप, ठीक है। तो इसमें कोई इतना वेटलेसनेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं वो 2 मार्क्स के लिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस व्हेन द रिएक्शन ऑफ द स्पोर्टिंग सरफेस। एक बात हमने याद रखनी है कि जो भी वेट हम फील करते हैं ना कभी भी किसी भी जगह पे, वो फील बेसिकली कहाँ से आता है कि जब हम मान लो सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हैं, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े होने पे हम अर्थ के ऊपर जोर लगा रहे हैं mg, तो अर्थ भी हम पे उतना ही जोर लगाती है mg, समझ आई बात। तो ये आपने समझना है कि जो अर्थ आप पे जोर लगाती है वो आप फील करते हो, आप किसी पे जोर लगाते हो वो आप फील नहीं करते हो, वो बॉडी जब आप पे लगाती है तो आप फील करते हो। दीवार पे आप जब आप स्लैप करते हो तो आपने जो दीवार को मारा वो फील नहीं आपने किया, वो तो दीवार ने किया, जो दीवार ने आपको रिएक्शन दिया वो आपने फील किया। तो उसी तरह से जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हो तो वेट का फील करना, वेटलेसनेस फील की जा सकती है। आपका मास कभी थोड़ा जीरो हो जाएगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए मास तो आपका जीरो है नहीं, तो हम जो वेट फील करते हैं वो तो फोर्स है,
वो फोर्स कौन सी है? वो रिएक्शन है जो सरफेस से आता है। मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ लॉज ऑफ मोशन में, जब मैंने आपको बोला था वेइंग मशीन के क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहली बात लिफ्ट की। लिफ्ट में हमें मालूम है कि जब हम लिफ्ट में ना नीचे की तरफ जाते हैं तो जो उसका फ्लोर है वो हम पे रिएक्शन कितनी लगाता है? वो रिएक्शन लगाता है mg-a। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा। लॉज ऑफ मोशन में हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, तो क्या mg-a। लेकिन अगर मान लो वही लिफ्ट अगर मैं क्या कर दूं वहाँ से, मान लो गॉड फॉरबिड ऐसा कभी हो कि उसकी कोई मतलब कनेक्शन टूट जाए, उसकी बेल्ट जो है जो उसको बांध के रखा था जिसने, जिसकी वजह से वो मोटर के साथ चल रही थी, वो छूट जाए और एकदम ग्रेविटी फ्री फॉल पे आ जाए, तो सॉरी लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल पे आ जाए, तो फ्री फॉल पे आएगी तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? फ्री फॉल पे आने पे क्या होगा? फ्री फॉल पे आने पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हो जाएगी लिफ्ट की? जी के बराबर। तो देखो जब जी के बराबर डालोगे तो रिएक्शन किसके बराबर आएगा? जीरो के। तो उतनी देर तक, मान लो आप बड़ी ऊपर हाइट से आ रहे हो, वो जो 5-6 फ्लोर बचे हैं आपके नीचे आने के लिए, उतनी देर तक नीचे आने के बाद तो क्या होगा वो तो अलग बात रही, लेकिन जो बीच में है ना, आप वेटलेस फील करोगे, वेटलेस, बिल्कुल उड़ोगे उस लिफ्ट के अंदर। इस बात को आप फील ही कर सकते हो, आप मतलब इसको इमेजिन कर सकते हो आप इसको। कभी मैंने बोला ना गॉड फॉरबिड कभी ऐसा हो ना किसी के साथ भी, ठीक है, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन होती है जिस पे टकराएगी नीचे, तो बचने के चांस ज़रा कम ही बचेंगे। तो इनसाइड अ एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, सो स्पेस क्राफ्ट के बीच में भी हम लोग क्या फील करते हैं? वेटलेस फील करते हैं। कंसिडर अ स्पेस क्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द एक्सेलरेशन इज दिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो तो मालूम ही है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये होगी जो मैंने लिखी है अभी। हेयर द एम इज द मास ऑफ द अर्थ, सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम लाइज इनसाइड द सरफेस ऑफ द सैटेलाइट। अंदर अगर सैटेलाइट के अंदर जो होगी उसके ऊपर फोर्सेस क्या लग रही होंगी? एक तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ लग रहा होगा और एक रिएक्शन ऑफ द सरफेस लग रहा होगा, ठीक है। बाय द न्यूटन्स लॉ क्या हमने जब उसको इक्वेशन लगाई तो वो इसके बराबर आई, तो यहाँ से देखो r इक्वल टू 0 मिलता है हमें, g m² अपॉन r² माइनस r इज इक्वल टू ma, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है? a अभी बताया आपको किसके बराबर है? gm अपॉन r², क्योंकि इतनी एक्सेलरेशन के साथ वो चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इतनी एक्सेलरेशन के साथ वो चलता है, इतनी एक्सेलरेशन उसको तो है, क्या था? gm अपॉन r², gm अपॉन r² द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट की एक्सेलरेशन gm अपॉन r² है, तो इसलिए वो रिएक्शन कितना फील करता है? 0 एट नल पॉइंट्स इन द स्पेस। नल पॉइंट्स मतलब कि ऐसी जगह होती हैं स्पेस के अंदर जहाँ पे ग्रेविटी होती ही नहीं है, ग्रेविटी किसी भी नल पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, तो जब वहाँ पे कोई बंदा पहुँचेगा तो वहाँ पे वो बिल्कुल वेटलेस फील करेगा। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि वहाँ पे वेटलेस, तो यहाँ पे तो कोई जाता नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे आप वेटलेस फील करोगे। इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास क्या है कि एक्चुअली जब मास को मेजर कैसे किया जाए, आप ये समझो ना पहले कि मास को मेजर कैसे करें। मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाई अ बॉडी। अब मैटर कितना पोजेस कर रही है एक बॉडी, उसको मेजर करना इज़ नॉट दैट ईजी। उस चीज़ को मेजर नहीं किया जाता, लेकिन उसके इफेक्ट को मेजर किया जाता है। उस मास के कारण दो चीज़ें हैं, एक तो एम ए, जितना भी लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक हमने पढ़ा क्या? एम जी, ठीक है। तो ज़्यादातर तो एम जी ही यूज़ किया जाता है जितना आपने आज तक देखा हुआ है, ठीक है। जब भी हम मास को मेजर करते हैं तो हम लोग हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, हम एक स्प्रिंग बैलेंस लेंगे, ऐसा स्प्रिंग बैलेंस होता है जिसके नीचे ऐसे कुंडी सी लगी होती है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे टंगा देते हैं किसको? जिसका मास तुमने मेजर करना है बॉडी का, ठीक। ऐसे टंगाओगे तो यहाँ पे एक रीडिंग आती है, लेकिन तुमने यहाँ मेजर क्या किया? इसकी क्वांटिटी थोड़ा मेजर की, इसका इफेक्ट मेजर किया। यहाँ पे इसने फोर्स लगाई mg, और फिर तुमने बाद में g से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें मास मिल जाता है, ठीक है। तो अगर तुम इस मेथड से मास को मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। लेकिन अगर तुम लिटरली एक्सेलरेशन को कहीं पे मेजर करो तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास, ठीक है। वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों जगह, और कुछ नहीं है इसमें कोई खास बात नहीं है बताने वाली। आप इस डेफिनेशंस याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये जितना मैंने लिखा है इतना इनफ है, ठीक है। बस कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतना इनफ है आपके लिए, इसके लिए ग्रेविटेशन यहाँ ख़त्म हो गया, इतना ही आपने पढ़ना है बोर्ड के लिए। थैंक यू।